नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है। मैं जानना चाहता हूँ क्या वो सभी लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं वो एनलाइटेंड हो जाते हैं या नहीं हो जाते, क्योंकि वो सब के सब जानते हैं कि मरने के बाद हम जिंदा रहते हैं। एक तरह से हम जिंदा रहते हैं, जिसे बुद्ध को समझने में सालों साल लग गए, सालों की मेहनत और मेडिटेशन लगी। वो नॉलेज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को इतनी आसानी से मिल जाती है। क्या मैं सही हूँ? आई एम कन्फ्यूज्ड, प्लीज आंसर। देखिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस एक एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस है जो हमारे प्रारब्ध की वजह से, हमारे पास्ट लाइफ के तपस्या की वजह से हमें मिल जाता है। और जितनी भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं, मतलब जो इंसान मरते मरते एक बार मर जाता है उसके बाद वापस आता है, उनकी लाइफ में बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होंगी। एक, जितने भी लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन एनलाइटनमेंट, और वो भी कंप्लीट एनलाइटनमेंट, बहुत कम लोगों को होता है। क्योंकि फ़िलहाल जिस एज में हम लोग हैं वो टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें हर इंसान अपने आप एनलाइटन नहीं होगा। आज से कुछ हज़ार साल बाद वो टाइम आएगा जब एनलाइटनमेंट बहुत नेचुरल चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसके पहले कंप्लीट एनलाइटनमेंट का प्रोसेस काफ़ी टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, एनलाइटनमेंट मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन एनलाइटनमेंट एक लंबी यात्रा है। 50 से 100 साल की यात्रा है, एक जन्म में। मुझे लगता है जिन किताबों को भी आपने पढ़ा है या जिस गुरु को भी आपने सुना है, उन बातों से आपको ये लगता है एनलाइटनमेंट मतलब खटक कोई चीज़। जबकि अगर आप ध्यान से स्टडी करते हैं कृष्णमूर्ति को या रमण महर्षि को, तो आप देखेंगे इन लोगों को अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद, जब वो फिजिकल बॉडी से अलग हो गए, उसके बाद 50 साल लगा कंप्लीट एनलाइटन होने में। और जब मैं कहता हूँ लंबी यात्रा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोरिंग यात्रा है, कतई नहीं। जब तक आप एक ऐसे आदमी की लाइफ जीते हैं जो सेक्शन 1 से जी रहा है, सेक्शन 1 मतलब जहाँ पर हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी हैबिट हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, तब तक ये बहुत कम्बरसम है। ऐसा लगता है जैसे एक बोझ की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहला कदम भी उठा लिया आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने के लिए, खुद को समझने के लिए, लेकिन वो होना चाहिए एकदम सीरियस। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो एक कैजुअल स्टडी है, जहाँ पर आप किसी गुरु की कोई किताब उठा लेते हैं। जैसे मैंने जनोगा आने से पहले कभी गीता उठा ली, कभी ओशो की कोई किताब खरीद ली, या कभी किसी वीडियो को सुन लिया। वो एक लयबद्ध स्टडी नहीं थी, जैसे हम लोग एक प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, MBBS की पढ़ाई, ऐसी नहीं थी। डेडिकेशन बहुत था, लेकिन उसमें एक सीरियस लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं थी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब पहले तो आपको थियरी समझना पड़ेगा, और वो भी बहुत बारीकी से। मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, स्पिरिचुअल पढ़ाई मतलब एक न्यूरो साइंस की पढ़ाई, जहाँ एक न्यूरो सर्जन ब्रेन की एनाटॉमी समझता है, सर्जरी समझता है, पैथोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो मेडिसिन के होते हैं उसको पढ़ता है, समझता है। पहले थियरी पढ़ता है, उसके बाद जब वो ऑपरेशन करना शुरू करता है, मरीजों को ठीक करना शुरू करता है, तब एक नए लेवल की मुश्किलें उसको समझ में आती हैं। जब आप पहली बार स्पिरिचुअलिटी को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको भी ध्यान में जाना है, उसके बाद कई साल लग जाएंगे बेसिक मेडिटेशन आपकी लाइफ का पार्ट होने के लिए। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद जब प्रत्याहार पहली बार आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा, तब आप एक नए स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाओगे, जहाँ पर आपकी बॉडी, आपके फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर से आपका स्थूल शरीर दोनों अलग होगा। तब आप पहली बार कहेंगे ये शरीर मैं नहीं हूँ। तब आप ये नहीं कहेंगे मैं एनलाइटेंड हो गया, आप ये कहेंगे ये शरीर मैं नहीं हूँ। आपके पास एक सूक्ष्म शरीर होगा, लेकिन आपको ये भी पता रहेगा कि आपको इस सूक्ष्म शरीर से करना क्या है। वो एक नई यात्रा है, उसमें आपके अलग अलग 7 चक्र हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, फिजिकल बॉडी में नहीं है। आपको उनके ऊपर काम करना होगा। इसके बाद आपका एक कारण शरीर है,
उसके साथ भी कई साल तक काम करना होगा। और ये यात्रा अकेली नहीं होती, डरावनी नहीं होती। इसमें आपके स्पिरिचुअल टीचर आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं। आपको अपने पिछले कई जन्मों को रिडीम करना होता है, उसको ठीक करना होता है। जहाँ जहाँ भी आपने किसी से कुछ लिया है उसको वापस करना होता है। बहुत बार फिजिकली, बहुत बार मिस्टिकली। जितने भी गुरुओं को आपने देखा है, चाहे वो साईं बाबा हैं, चाहे रमण महर्षि हैं, वो दुनिया को गाइड करते हैं। लेकिन वो खाली दूसरे लोगों को गाइड नहीं करते, वो एक तरह से अपने ही पास्ट को रिडीम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा माइंड बेंडिंग है, जहाँ पर माइंड अपने आप को गिव अप कर देता है, समझ नहीं पाता क्या चल रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक फर्स्ट स्टेप है। हर एक एनलाइटेंड आदमी, जो भी कभी भी एनलाइटन हुआ है, उसको ये एक्सपीरियंस आता ही आता है। लेकिन वो लास्ट स्टेप नहीं है। गौतम बुद्ध ने जो भी तपस्या की, वो तपस्या इतनी बोरिंग नहीं थी जैसा आपने लिखा है क्वेश्चन में कि उन्होंने लंबी तपस्या की, मेहनत किया। वो मेहनत हमको और आपको दिखाई देती है, लेकिन जब वो समाधि में जाते थे तो अपनी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाते थे और एक अलग जोन में, एक मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में और एक और सूक्ष्म दुनिया में जाते थे। और वहाँ पर ढेर सारी ऐसी एक्टिविटी है जो मस्ट है, वो करना ही करना है। और वो जॉयस है, वो फ्रीइंग है। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते थे। इसलिए आपकी बात आधी तरीके से तो सच है कि हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को एनलाइटमेंट का फर्स्ट टेस्ट लग जाता है, लेकिन वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस पूरे विज्ञान को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ पर्सनली इस यात्रा पे चल सकते हैं ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स में। उसमें मैं 1000 लोगों को ट्रेन करूँगा टू टीच दिस मिस्टिकल साइंस टू द वर्ल्ड। हम लोगों का गोल है 2030 तक में 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ बनाना। उसके लिए 1000 ज़ेनोगा मास्टर्स रेडी होना है। तो हो सकता है आप उसी में से एक हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है।